हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज की हमारी हेडिंग देख सकते हैं आप लोग, हाउ टू सॉल्व वर्ड्स प्रॉब्लम। जी हाँ, आज हम लोग जो वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम लोगों को इक्वेशंस क्रिएट करनी होती है ना। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th क्लास में थोड़ा गैप हो जाता है इस चीज़ से, लेकिन 7th 8th यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, यहाँ पर आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दोनों चैप्टर्स में आप लोगों को वर्ड्स प्रॉब्लम से डील करना होगा। तो वहाँ पर जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर हमें इस तरीके के वर्ड्स दिखाई देते हैं जिनकी मैथमेटिकल मीनिंग होती है। ठीक है, मैथमेटिकल मीनिंग कैसे, जैसे मैंने कुछ कोड वर्ड्स लिखा है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर यदि ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं तो इक्वेशन बनाते समय इनका क्या रोल होगा। क्योंकि इक्वेशन, हमारे इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं, क्या लिखा हुआ है, ax + by = c, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो वहाँ पे प्लस माइनस वेरिएबल्स ऐसे यूज्ड होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कि कौन से वर्ड्स आपको प्लस की सेंस देंगे, कौन से वर्ड्स आपको माइनस की सेंस देंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन की भी आपको सेंस दे सकते हैं। देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर यदि मोर, ग्रेटर, लार्जर, आफ्टर, हेंस इतने वर्ड दिखाई देते हैं, इन सब की मीनिंग पॉजिटिव होती है या एडिशन से रिलेटेड होती है। जैसे एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे वहाँ पर आफ्टर, हेंस, इनकी मीनिंग होगी आगे प्लस के लिए। जैसे मोर, नंबर्स के लिए मोर, ग्रेटर, लार्जर, ये सारे वर्ड्स प्लस की सेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर लेस, स्मॉलर, ये जो वर्ड्स हैं यदि ये यूज्ड हुए हैं तो इनका मतलब है कि वो माइनस से रिलेटेड है। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बिफोर और एगो, ये जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग माइनस से रिलेटेड होगी। ठीक है, जब हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तब आपको ये मीनिंग याद रखना है। बिफोर बोला गया है मतलब पास्ट में जाना है, मतलब प्रेजेंट से माइनस करना पड़ेगा। फिर देख सकते हैं और भी कुछ वर्ड्स हैं, टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, 1/4, 2/4, 2/3। तो यहाँ पे टाइम्स का मतलब जो होता है वो इनटू से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ट्वाइस लिखा हुआ है तो ट्वाइस का मतलब हो जाएगा 2 × थ्राइस है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 × 1/4 का मतलब हो जाएगा 1/4 × 2/3 का मतलब हो जाएगा, बोलिए 2/3 × ये हमको वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन के कंस्ट्रक्शन में इनकी ये जो मैथमेटिकल मीनिंग मिलेगी, इसके कॉम्बिनेशन से हम लोग इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को और भी कुछ फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे ना तो उस समय बेसिक को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, और साथ में आपको क्या पता होना चाहिए, ध्यान से भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ एरियाज पता होने चाहिए आप लोगों को कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों, रेक्टेंगल आप जानते हैं इस तरीके का एक 2D फिगर है, ठीक है ना, जिसमें इसको हम लोगों ने लेंथ कहा है, ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है ना, और ये होता है इसका डायगोनल। ठीक है ना, यदि ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर ये राइट एंगल है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका एरिया, इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका पेरीमीटर। इसका जो पेरीमीटर है बच्चों वो होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ। ठीक है, इसके साथ साथ इसके एक डायगोनल का फॉर्मूला भी है। जो डायगोनल होता है वो होता है √of लेंथ स्क्वायर + ब्रेथ स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, तो आप जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यस, अभी आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड भी बातें बता देते हैं। बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल यदि है तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वो राइट एंगल यहाँ पर होता है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेस, और ये कहलाती है इसकी हाइट। नॉर्मली हमको पता होना चाहिए कि इसका एरिया होता है ½ × बेस × हाइट। ठीक है ना, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों इसका पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, जब हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारे पास इस साल 10th क्लास में इसका प्रूफ भी है। ठीक है ना भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर = बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और भी अगर शॉर्टकट में आपको केवल h लिखना है तो आप लिख सकते हैं √of b² प्लस p²। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानकारी रखें। रेक्टेंगल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, और डायगोनल की जो लेंथ होती है √of l² प्लस b²। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना भाई, पाइथागोरस के जैसे हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए जो डायगोनल है ना इसका, डायगोनल भी हाइपोटेनियस जैसा डील करेगा, तो डायगोनल इज इक्वल टू √of l² प्लस b² मिल जाएगा। ठीक है बच्चों इसके साथ साथ हमें स्क्वायर के बारे में भी पता होना चाहिए। किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्क्वायर से रिलेटेड बातें, तो हम अपना नॉलेज एकदम स्ट्रॉन्ग रखें ताकि हम लोगों को वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, हाँ या ना। तो मान लो इसकी साइड को हम लोग इसको a कह देते हैं तो सारी साइड a हो जाती है। जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको अच्छे से डीपली पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि इसका एरिया क्या होता है। तो इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, या मैं इसको बोल सकता हूँ अगर मैंने साइड को a कह दिया a² हो जाएगा। ठीक, अच्छा भाई। साथ ही साथ बच्चों इसमें भी डायगोनल होगा। तो हालांकि हमारे पास इससे डायगोनल से रिलेटेड अभी वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका पेरीमीटर देख लीजिए। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, भाई सारी साइड का सम पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, या इन शॉर्ट वी कैन राइट इट 4a। क्लियर है, ये स्क्वायर से रिलेटेड बातें हो गई। स्क्वायर थी हेडिंग लिख लीजिएगा। ओके, अच्छा भाई। इसके बाद और बात करते हैं बच्चों एज से रिलेटेड भी कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स आप याद रखिएगा। बच्चों जनरली क्या होगा, जो एज से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगे उसमें क्या होगा, हमेशा दो लोगों की एज के बारे में बात की जाएगी। मान लो पर्सन ए और ये पर्सन बी है, तो इनके बीच में एज से रिलेटेड ये रिलेशन होगा, या तो ए बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है ना, ये दो केसेस हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग जनरली क्या करेंगे, ए की प्रेजेंट एज को, है ना भाई, ध्यान से सुनिएगा, ए की प्रेजेंट एज को हम लोग क्या मान लेंगे x, और बी की प्रेजेंट एज को हम लोग मान लेंगे y। ये बात बहुत ध्यान से समझें, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे करना है। प्रेजेंट एज को क्या मान लेना है x, ए की एज को, और बी की एज को y। मतलब यहाँ पे पर्सन के नाम लिखे हुए होंगे बच्चों। इसके बाद यदि आप एगो वर्ड प्रॉब्लम लिखा होगा एगो, या पास्ट में जाने की बात करेगा तो आप उतना माइनस कर देंगे, और यदि फ्यूचर की बात होगी 10 ईयर्स आफ्टर या 10 ईयर्स एगो, इस तरीके से, है ना भाई। तो वहाँ पर हम लोग एगो बात करेगा तो माइनस लिख देंगे, और आफ्टर की बात करेगा तो प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे, जितने ईयर आगे लेके जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब मैं एज से रिलेटेड प्रॉब्लम कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। तो हमारे पास इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करते करते दो इक्वेशंस मिल जाती है। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जनरली फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। जब भी फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम लोग उस फ्रैक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म को x/y एज्यूम कर लेंगे। फिर बच्चों इस फ्रैक्शन के ऊपर आपके पास दो ऑपरेशंस होंगे। ठीक है ना, उन दोनों ऑपरेशंस को आप फॉलो करते जाएंगे तो बड़ी आसानी से आपको लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है ना, जैसे बोला जाएगा न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन इस तरीके से दिखाई दे रहा है। उन कंडीशन से हम लोग इसको इक्वेट करवा देंगे। चलिए ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों को कि फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे तो फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मान लिया जाएगा, x/y। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आएंगे स्पीड से रिलेटेड। एवरीबडी नो व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, या यहां से हम लोग टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू, बोलिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं। और आगे एक और चीज हो सकती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, जी हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है,
डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम का स्पीड से इंटू हो जाएगा, कितनी स्पीड थी और कितने टाइम तक, है ना। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रखिएगा, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग इसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये कुछ बातें हम लोगों को बहुत ध्यान रखनी है, वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये फॉर्मूले तुरंत रिकॉल कर लेने हैं। ठीक है, और बात करते हैं इसके साथ ही साथ नॉर्मल किसी ट्राइंगल की यदि हम लोग बात करें तो बच्चों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये बात कभी मत भूलिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ ऐसे कोड वर्ड्स यहाँ भी होते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 180 डिग्री। यदि मान लो एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये बताना चाह रहा आपको कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है ना, ये सप्लीमेंट्री का मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप लोगों ने ये सब 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम क्या कितना होता है 90 डिग्री होता है। ऐसे नॉर्मल बता दे रहे हैं आप लोगों को, सप्लीमेंट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी इस वर्ड्स प्रॉब्लम की दुनिया में एंट्री हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। आप फर्स्ट वाला करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। तुरंत फोटो चमक गई एक्स और वाई के लिए। 2 नंबर्स हैं, मतलब एक नंबर को एक्स कहेंगे और एक नंबर को वाई। बहुत बढ़िया सर, ये तो हमको ओरली एक इक्वेशन दे रही है। क्या, द डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, माइनस साइन between 2 numbers is 26 and one number is 3 times the other. One number is 3 times the other. सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर हैं x और y, ठीक, और दोनों नंबर में डिफरेंस है। 2 नंबर में डिफरेंस है मतलब एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि शुक्रवार के दिन, है ना भाई, x इज ग्रेटर देन फ्रॉम y। मान लेते हैं x ये जो है पहला नंबर ये बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। तो आपके पास ये तो पता चलेगा कि हाँ एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। बच्चों क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कितना बड़ा है। कैसे, x में से y कम करोगे तो आपको कितना मिलेगा। यदि आपके दिमाग में क्लिक हो गया तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ 26। कैसे सर, हमें तो समझ में नहीं आया। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। एक नंबर को x कह दिया, एक नंबर को y कह दिया। x बड़ा नंबर है तो डेफिनेटली x में से y को कम करोगे तो 26 ही तो आएगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस 26 का है। ओहो, इतनी सी बात थी। यस, ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन और भी मजेदार है, और एक इक्वेशन भी हमको मिल चुकी है। अच्छा भाई, दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये तो डायरेक्ट इक्वेशन चिल्ला रहा है। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब 3 टाइम्स द अदर। अदर का 3 टाइम्स करोगे तो वो 1 नंबर बनेगा। यानी अदर एक छोटा है, उसको बड़ा करो, बड़ा बड़ा करो, 3 गुना बड़ा करेंगे तब जाके वो 1 नंबर की इक्वल आएगा। इसका मतलब जो हमारा y है, इस y का यदि मैं 3 गुना करूंगा, क्योंकि y को हमने छोटा कहा है, तब ये जाकर के किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई बच्चों हमारी, x इज इक्वल टू 3y। क्या ये इक्वेशन है, हाँ हाँ, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। क्या बच्चों ऐसे समझ में आ रहा है, और ऐसे ही समझ में आना चाहिए। इसके बाद अब x की इस वैल्यू को 3y बना करके यहाँ फेंक देंगे, इससे ये 2y हो जाएगा, y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। और दूसरा तो आप फाइंड कर ही सकते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 26 का था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर को x कहना है और एक नंबर को y। तो जब हम लोग सॉल्यूशन से शुरुआत करेंगे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y।
लार्जर नंबर को x कह दिया और स्मॉलर नंबर को y कह दिया, तो पहली वाली कंडीशन डिफरेंस ला रही है दोनों नंबर में। क्या कहती है पहली कंडीशन? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, हमने x को बड़ा कहा है और y को छोटा कहा है, x इज ग्रेटर देन y, ये ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे, ठीक है। ये था बच्चों शॉर्टकट जिस पर हमारा दिमाग चलना चाहिए था, वह लॉन्ग कट, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। एक नंबर x है माइनस दूसरा नंबर, ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, हाँ या ना भाई, डिफरेंस हुआ कि नहीं? ये डिफरेंस किसके इक्वल है? 26 के इक्वल है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तुरंत हेडिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों? द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर किसको कहा था हम लोगों ने? ये भी लिख सकते थे लार्जर नंबर, या फिर हम इसको 1 नंबर भी कह सकते थे। शॉर्टकट में याद रखिएगा 1 नंबर ये है, अदर नंबर y है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कंडीशन सेकंड क्या है? 1 नंबर यानी कि x, ये किसके इक्वल है? 3 टाइम्स y। सर ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि y छोटा है, जब y को 3 गुना करेंगे तब जाके वो x के इक्वल होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा, चुपचाप इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड और लिख देते हैं यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही। जैसे ही आप इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x के जगह क्या रखना है? 3y, इसीलिए तो सब्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तो एलिमिनेशन बहुत महंगी पड़ जाएगी हमको, ठीक है ना भाई। 3y में से y जाता है तो 2y आता है विच इज 26 एंड वी कैन राइट y इज इक्वल टू 13। सर कैसे कैसे कैसे? अरे भाई थोड़ा तो सोचें आप। चलो यहाँ बता देते हैं। 2y इज इक्वल टू 26 मतलब y इज इक्वल टू 26/2 मतलब y इज इक्वल टू 13। क्या सर एक नंबर के आने से दूसरा आ जाएगा? हाँ भाई, कैसे आएगा? जब मैं इसका 3 गुना करूँगा x चिल्लाएगा मैं आ गया, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं x इज इक्वल टू 3y। या ये बोल सकते हैं हम लोग पुट x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ये रही। x इज इक्वल टू क्या है? 3y। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि कितनी है? 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स मिल गए। लिख देंगे यहाँ पे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। सर सही है या गलत? तो बच्चों इनका डिफरेंस देख लीजिए, 26 आ रहा है, मतलब सही है। यस, ये बात बहुत ध्यान रखें। एग्ज़ाम में चैप्टर 2 को भी वेरीफाई कर सकते हैं, 3 को भी वेरीफाई कर सकते हैं, 4 को भी और 5 को भी। ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए आप अपने साथ आंसर सीट लेके जाते हैं, मतलब दिमाग में, क्योंकि आप हर बार वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके उसको सॉल्व करके रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर एक और मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, तो इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। कुछ बच्चे ओरली इक्वेशंस बना लिए, पता चल रहा है। सही बात है, ओरली इक्वेशंस बन गई इसकी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ऐसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, तो बच्चों इसके ओरली इक्वेशन कितने बच्चों से बन गई थी मुझे बताइएगा।
तो बच्चों हमारे पास एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया हुआ है, सॉरी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है। 3 का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इनको लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है ऐसे प्रॉब्लम्स में और उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लेकिन बच्चों जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर मेथड नेसेसरी नहीं होती कि कौन सी मेथड फॉलो करना है, वहाँ पे केवल वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती है, ठीक है ना। फिर भी आप ध्यान रखें, यदि बोला गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही फॉलो करेंगे। पढ़िए सवाल क्या लिखा हुआ है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 लेटर, यानी उसने एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट्स खरीदा है और 6 बॉल्स, ये दोनों एक साथ खरीदा तो उसका कॉस्ट कितना लगा 3800। लेटर यानी बाद में क्या हुआ कि लेटर ही बॉयज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को। पहली बार उसने 7 बैट्स 6 बॉल्स खरीदा 3800 में और बाद में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदा है 1750 में। क्या करना है हमको, हमें फाइंड करना है कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है। हमेशा याद रखिएगा जो भी चीज़ आपको फाइंड करना होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ ईच बैट ईच बॉल, यानी कि एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैट की जो कॉस्ट है उसको x मानना होगा, x रुपीज़ मानना होगा, और एक बॉल की जो कॉस्ट है उसको y रुपीज़ मानना होगा। सर इससे फ़ायदा क्या होगा, बहुत ध्यान से देखें बच्चों, ये वाली लाइन आपको एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रही है, ये वाली लाइन भी आपको दूसरी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रही है। सर कैसे, देखिए कितने बैट खरीदा उसने 7, एक बैट कितने का है x, तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे 7x, ठीक है। फिर वर्ड यूज हुआ है एंड, जी हाँ एंड भी जो है ये भी हमको प्लस की सेंस देता है, ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखिएगा। एंड तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस, भाई 7x रुपीज़ देना पड़ेगा, उसके साथ साथ 6 बॉल का भी तो कॉस्ट देना पड़ेगा, ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे 3800। तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी माना हम लोगों ने y, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y, ये दोनों मिलकर के किसके इक्वल हैं 3800। क्या ये समझ में आया भाई, एक बैट की कॉस्ट कितनी है x, 7 बैट की कितनी हो जाएगी 7x, एक बॉल की कॉस्ट कितनी हमने मान लिया y, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y, ये दोनों मिलकर के किसके इक्वल है 3800। मन ही मन में आप ये वाली इक्वेशन भी सोच सकते हैं, यस 3x + 5y इज इक्वल टू 1750, वेरी गुड। या फिर भी देख लीजिए, एक बैट की कॉस्ट थी x, तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी 3x, 5 बॉल की कॉस्ट कितनी है, सॉरी एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y। बच्चों ये दोनों मिलकर के किसके इक्वल हैं, इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो यार ये 1750। इसके बाद इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। लेकिन ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, एक्चुअल में क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है ये देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से भाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। शुरुआत करेंगे हम लोग, लेट कॉस्ट ऑफ ईच, या 1 भी बोल सकते हैं, ईच बैट इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं इसको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कंडीशन जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कंडीशन 1 लिख देते हैं। कंडीशन 1 क्या है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स टुगेदर कॉस्ट 3800, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दें इसको, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, या मैं एक बार ये कंडीशन भी लिख दे रहा हूँ कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज 3800। तो इसके हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज़, तो इसको हम लोग लिख देंगे 7x, क्योंकि 7 बैट है। 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y, और ये दोनों मिलके किसके इक्वल हो जाएंगे 3800। इज का मतलब, जी हाँ एक और बात,
इस जहाँ भी लिखा होता है इसका मतलब होता है इक्वल साइन। क्या हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है बच्चों? इसमें कोई प्रॉब्लम है? आई होप नहीं होगा। अच्छा, आगे चलते हैं और दूसरी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। दूसरी कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों? कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 balls is 1750। इसको फॉलो करते हुए यदि हम लोग लिखें तो ये बताना चाहता है कि आपके पास 3x प्लस 5y इसका मतलब इक्वल 1750। ये हमारी पहली इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। क्या इसके कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना भाई। अब क्या करें सर? अब तो हम जानते हैं हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, स्पेशली आज लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन को फॉलो कर लीजिएगा। तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहीं से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकाल करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इसको हम लोग क्या कह देंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर 3। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, आप क्या करें? पुटिंग बिल्कुल सेम पहले हम लोग जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहाँ रख दें इसको? तो भाई सेकंड को एडिट किया है, फर्स्ट में रखना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 ये रही, तो इसको हम लोग लिख देंगे 7 टाइम्स x की वैल्यू ये रही 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। क्लियर है? हमने क्या किया? x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके फर्स्ट में पुट कर दिया। अब क्या करें सर? अब बहुत ही सिंपल है, आप 7 का अंदर इंटू कर दीजिए। तो आपको पता है इंटू हमेशा न्यूमरेटर में ही होता है। तो जब हम लोग इसका आपस में इंटू करेंगे, जब हम लोग इसका आपस में इंटू कर रहे होंगे तो क्या हो रहा है? देखो 7 0 जा 7, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, 7 1 जा 7 और ये 12। ठीक है, माइनस 35y, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 6y अपॉन 1 कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू 3800। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिएगा आगे, यहाँ देख लीजिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एलसीएम आ जाएगा 3, है ना। इस 3 का इससे इंटू हो जाएगा, बाकी ये तो एज इट इज आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 12250 माइनस 35y और प्लस 3 का इससे इंटू हो गया 18y इज इक्वल टू 3800। इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, वो इंटू हो जाएगा उससे। तो हम लोग इसको लिख देंगे 12250। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो 35 और 18, तो आप जानते हैं 18 2 36 होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस 17y इज इक्वल टू 3 को इधर इंटू कर दिया, तो ये 3 इधर जा रहा है, देखो यहाँ इसमें इंटू हो जाएगा, डायरेक्ट इंटू करके लिख रहे हैं। 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24 एंड 2 कैरी, 3 3 9 11। गॉट इट? अब क्या करेंगे सर? अब इसको ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ। तो हमारे पास 17y माइनस वाला ये हो जाएगा 11400 माइनस 12250। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माइनस 17y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देख लीजिए जल्दी से, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आपस में। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा नंबर इस तरफ है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ऑफ बिगर नंबर आएगा, मतलब पहले ही माइनस लिख देते हैं। और 0 5, ये 2 है और ये 4 है, तो ये 12 हो जाएगा।
मतलब 8 और ये 1 1 1, ठीक है ना भाई। इस तरीके से हमारे पास -850 आ गया। ये माइनस साइन से माइनस साइन को हम लोगों ने कैंसिल मान लिया, ठीक है। तो बच्चों फाइनली अब मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, है ना भाई, इसको एक बार देख लीजिए। इसके आगे अभी आपको सॉल्व करवाया जा रहा है, बस 1 मिनट फिर से देख लीजिए कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था। कॉस्ट ऑफ ईच बैट x, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y। तो इससे हमको फर्स्ट कंडीशन से याली इक्वेशन मिल गई, सेकंड कंडीशन से याली इक्वेशन मिल गई। मेन हमारा जो मोटिव था वो था इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन। सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने इसको फॉलो किया और आगे स्पेशली जो थर्ड इक्वेशन है इसको सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार कर लिया। यहाँ से जो x की वैल्यू आई उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे ये आगे फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड याद रखिएगा, ये इक्वेशन थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, इस तरफ नोट कर लेते हैं ना भाई, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी। चलिए देखते हैं क्या होता है। हमारे पास कितना आ गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, विच इम्प्लाइज दैट 17y इज इक्वल टू 850, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, 17 1 जा और 17 5 जा, ये ज़ीरो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 50। ये y क्या चीज़ था बच्चों, अभी आपको पता है, थोड़ा भी अगर आप वीडियो को बैक जाएंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर y जो था ये हम लोगों ने किसकी कॉस्ट माना हुआ है, ईच बॉल। तो हर बॉल की जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, ईच बॉल। एक बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज़। y की इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं बच्चों। तो आप जानते हैं यहाँ पर 50 रखने से ये 250 हो जाएगा और 750 में से 250 कम कर देंगे। चलो भाई उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 टाइम्स y की वैल्यू 50 है अपॉन 3। तो हो जाएगा 1750 माइनस 5 5 25 अपॉन 3। तो फाइनली इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या 1750 और ये 250, ये 0 0 0, ये 5 और ये, तो 1500 आ जाएगा। 1500 डिवाइडेड बाय 3 मतलब कितना, 500। ये हो जाएगा x, ठीक है। तो इतनी आसानी से हम लोगों को एक बॉल की कॉस्ट और एक बैट की कॉस्ट मिल गई, ठीक है ना। एक बैट हो जाएगा 500 रुपये का। अभी मार्केट में पता नहीं क्या चल रहा है एक बैट का कॉस्ट, हमारे यहाँ तो 500 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है भाई। एक बॉल आ रही है 50 रुपीज़ की, प्लास्टिक की बॉल होगी शायद, और ये बैट। तो इसके बाद एक गोल्डन फिनिशिंग दे दें इसके लिए, बढ़िया है ना भाई। तो इसको गोल्डन फिनिशिंग ये दे देंगे लास्ट में, क्योंकि हमको यही फाइंड करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। रेडी, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं ऐसे। इसके बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज, बैट की कॉस्ट 500 रुपये, एंड ईच बॉल इज 50 रुपये। सर ये गलत है कि सही है, आप चेक कर सकते हैं, कॉस्ट निकालना आता है। जैसे 3 बैट और 5 बॉल्स लेने जाएंगे तो 3 बैट कितने की पड़ेगी, सॉरी 3 बैट्स कितने के पड़ेंगे हमको भाई, 500 के रेट से 1500 के हो जाएंगे, 1500 के, और 5 बॉल्स 250 के, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ तो जाएगा, ठीक है ना भाई। इस तरीके से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना आंसर।